अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे मशहूर साइंसदानों के बारे में जो अपने तबाहकुन ऐजादात के हाथों एहसास जुर्म का शिकार रहे। किसी चीज़ को ऐजाद करना और इंसानी तारीख को बदल कर रख देना किसी भी इंसान के लिए इंतहाई फरहत बख्श एहसास हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तमाम ऐजादात से दुनिया को फ़ायदा ही हुआ हो, क्योंकि कुछ ऐजादात ने दुनिया को नुकसान भी पहुंचाया और उनके मुअज्जिद अक्सर अपनी ज़िंदगी में इस बारे में पछतावे का इजहार करते रहे हैं। इस वीडियो में हम 4 ऐसी ऐजादात का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने दुनिया में तबाही मचा दी और इन ऐजादात के मुअज्जिद पछतावे का शिकार रहे दोस्तों, जिनमें नंबर 1 पर हैं एटम बम। दोस्तों, दूसरी आलमी जंग के दौरान एटम बम की तख्लीक और इसके इस्तेमाल में सबसे बड़ा हाथ साइंसदान रॉबर्ट ओपेनहाइमर का था। अमेरिका के तबियात दान और रॉबर्ट ओपेनहाइमर इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे जो तारीख में पहला एटम बम तैयार करने में कामयाब रहा। जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराने से पहले 16 जुलाई सन 1945 ईस्वी को न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तान में इसका तजर्बा किया गया और इस ऑपरेशन को ट्रिनिटी का नाम दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम हमले में 1.5 से 2.5 लाख अफराद हलाक हुए थे। करिश्माती मगर एक पेचीदा शख्सियत के मालिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अपने आप को एटमी ज़र्रात, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ज़ेट्रॉन और शुआओं के तवानाई बख्श अमल का मुताला करने के लिए वक़्फ़ कर रखा था, लेकिन इन बरसों में दुनिया में जारी जंगी तनाज़ात की वजह से इनकी पेशावराना ज़िंदगी ने एक और रुख अख्तियार कर लिया। मशहूर ज़माना साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस वक्त के अमरीकी सदर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने अमरीकी सदर को नाजियों के एटम बम बनाने के खतरे के बारे में आगाह किया, जिसके बाद अमेरिका में हुकूमती सतह पर एटमी हथियार बनाना तरजीह बन गई। दोस्तों, एटमी हथियार बनाने के सारे अमल की सरबराही ओपेनहाइमर ने की और फौरी तौर पर कुदरती यूरेनियम से यूरेनियम 235 अलग करने और बम बनाने के लिए इसकी मकदार का तयन करने के अमल का आगाज़ किया गया। इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक लेबार्ट्री कायम करने और इसका इंतज़ाम संभालने की हदायत भी की। सन 1943 ईस्वी में उन्होंने न्यू मैक्सिको में लास अल आमूस में इस लेबार्ट्री के लिए जगह का इंतखाब किया। एटमी हथियार की तारीख पर नज़र रखने वाले एलेक्स विलरस्टेन ने बीबीसी को बताया था कि ओपेनहाइमर को इंतहाई अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दोस्तों, एटम बम के डिज़ाइन के हवाले से और इसके इस्तेमाल से मुताल्लिक अहम फैसलों में इसका किरदार अहम था। इसके अलावा वो इस कमेटी का भी हिस्सा थे जिसमें यह फैसला किया गया कि इन बमों को कहाँ गिराया जाएगा। लेकिन इसके बाद कई मौक़ों पर ओपेनहाइमर ने हिरोशिमा और नागासाकी में हज़ारों अफराद के मरने पर गहरे दुख का इजहार किया, हत्ता कि बम धमाके के 2 माह बाद वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ा हो गए। सन 1947 से लेकर 1952 ईस्वी तक वो अमेरिका में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुशीर रहे, जहां वो जोहरी हथियारों के फैलाव और अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान हथियारों की दौड़ को रोकने की वकालत करते रहे। इसके अलावा उन्होंने हाइड्रोजन बम की तैयारी भी की और इसकी सख्त मुखालफत की, लेकिन इनकी कोशिशें नाकाम रहीं। अपने मुताज़ा बयानात की वजह से उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई और आखिरकार उन्हें हासिल सियासी असर रसूख भी छीन लिया गया। 1950 ईस्वी की दहाई के आखिर और 1960 ईस्वी की दहाई के अवाइल में ओपेनहाइमर की शख्सियत काफ़ी तलख हो गई थी, क्योंकि उन्हें बहुत सी चीज़ों पर पछतावा था। एलेक्स वेलरस्टन कहते हैं कि उनके पछतावे का दायरा हमेशा जंग के बाद की नाकामियों पर मरकूज रहा। उन्हें अफसोस था कि वो हथियारों की रोकथाम के लिए अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सके। ओपेनहाइमर के मुताबिक बम धमाकों के बाद उनके जहन में हिंदुओं के मुक़द्दस किताब के अल्फाज आए, अब मैं मौत बन गया हूँ, दुनिया को तबाह करने वाला। बहुत से तारीखदानों ने इन अल्फाज को ओपेनहाइमर की जानलेवा तख्लीक के बारे में एहसास जुर्म से मंसूब किया, लेकिन बहुत से तारीखदान जैसे वेलस्टेन के नज़दीक इसका ताल्लुक ऐसी चीज़ों पर हैरानी का इजहार था जो इस दुनिया से हट कर थीं, जैसा कि जोहरी हथियार। लेकिन इसके बावजूद ओपेनहाइमर को हमेशा एटम बम के मुअज्जिद के तौर पर ही याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं नंबर 2 की, जिसमें है कलाशनकोफ। दोस्तों, मिखाइल कलाशनकोफ खुदकार राइफल कलाशनकोफ कुर्रा अर्ज की मशहूर तरीन राइफल है। इस राइफल को दर्जनों ममालिक की फ़ौजें इस्तेमाल कर रही हैं। मिखाइल कलाशनकोफ को सन 1938 ईस्वी में रेड आर्मी में शामिल किया गया। वो असले के डिज़ाइन में माहिर थे और इसीलिए इनको रूसी टैंक रेजिमेंट में असले में बेहतरी की ड्यूटी सौंपी गई। सन 1947 ईस्वी में मिखाइल कलाशनकोफ ने AK-47 नामी ये मशहूर गन तैयार की।
जिसे सोवियत और रूस समेत दुनिया भर की कई फौजों ने इस्तेमाल किया। कलाशनकोव दुनिया भर में इनकलाब की अलामत भी बनी और अंगोला से लेकर वियतनाम और अल्जीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक इसे इस्तेमाल किया गया। जहां इस राइफल को फ़लस्तीनियों ने कसरत से इस्तेमाल किया, तो दूसरी जानब अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन भी इस राइफल के हमरा देखे गए। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली राइफल बन गई और अंदाज़ों के मुताबिक एटम बम के मुकाबले में इससे होने वाली अमवात की तादाद कहीं ज़्यादा थी। दीगर खुदकार राइफलों के मुकाबले में जहां इसको तैयार करना आसान है, वहां मैदान जंग में इसका इस्तेमाल और देखभाल भी खासी आसान है। मिखाइल कलाशनिकोव ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कम मौक़ों पर अपनी इस ऐजाद के बारे में अफसोस का इजहार किया। ताहम अपनी मौत से कुछ अरसा पहले उन्होंने एतराफ़ किया था कि वो अजियतनाक रूहानी दर्द में हैं। मिखाइल कलाशनिकोव ने सन 2013 में 94 वर्ष की उम्र में इंतकाल किया। मिखाइल कलाशनिकोव की मौत के बाद रूसी मीडिया पर मंजर आम पर आने वाले अपने ख़त में उन्होंने एतराफ़ किया था कि वो इस राइफल से होने वाली लाखों अमवात की जिम्मेदारी महसूस करते हैं। उन्होंने ये ख़त अपनी ज़िंदगी में रूस की एक दकियानूसी चर्च के सरबराह को लिखा था। इस ख़त के अल्फाज कुछ यूँ थे: मेरा रूहानी दर्द नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं अपने आप से बार बार ये सवाल करता हूँ कि क्या मेरी राइफल ने लोगों को इनकी ज़िंदगियों से महरूम किया? मैं जितना ज़्यादा ज़िंदा रहूँगा, ये सवाल मेरे जहन में उतना ही फंसता रहेगा। मैं सोचता हूँ कि खुदा ने इंसान को हसद, लालच और जारियत के शैतानी ख्वाहिशात की इजाज़त क्यों दी। दोस्तों, नंबर 3 की बात करने वाले हैं, जिसमें हैं आर्थर गैलिस्टन और एजेंट ऑरेंज। अमरीकी माहिर हयातियात व तबियात आर्थर गैलिस्टन ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसे बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है। वो पौधों के हार्मोन्स और उनकी नशोनुमा पर रोशनी के असरात पर तहकीक करते थे। उन्होंने पौधों की नशोनुमा के लिए ट्राइडोबेंजोइक नामी तेज़ाब का तजर्बा किया। उन्होंने दरियाफ्त किया कि ये जुज़्व सोयाबीन के फूलों की नशोनुमा बढ़ा सकता है। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि वो इसके ज़्यादा इस्तेमाल से पौधे अपने पत्तों से महरूम हो सकते हैं। लेकिन गैलिस्टन के ये नताइज सिर्फ पौधों की दुनिया तक ही महदूद नहीं थे। वियतनाम जंग के तनाज़ुर में, जो सन 1955 ईस्वी से 1975 ईस्वी के दरमियान हुई थी, दूसरे साइंसदानों ने इस जुज़्व को एजेंट ऑरेंज बनाने के लिए इस्तेमाल किया। एजेंट ऑरेंज एक ताकतवर जड़ी बूटी मार दवा है जिसका मकसद जंगलात और फसलों को ख़त्म करना था, और वेद कोंग गोरिल्ला इसका इस्तेमाल कर सकते थे। सन 1962 से लेकर 1970 ईस्वी तक अमरीकी फौजियों ने फसलों को तबाह करने और अपने दुश्मनों की नकलो हरकत के मकामात और रास्तों का सुराग लगाने के लिए तकरीबन 20 मिलियन गैलन जड़ी बूटी मार दवा का इस्तेमाल किया। गैलिस्टन पर इसका गहरा असर हुआ और उन्होंने बार बार हुक्काम और दुनिया को एजेंट ऑरेंज के माहौलियाती नुकसान से आगाह किया। इसके बाद उन्होंने खबरदार किया कि ये जड़ी बूटी मार दवा इंसानों के लिए भी खतरा है। एजेंट ऑरेंज का सबसे खतरनाक जुज़्व डाइऑक्सिन है, जो दहाइयों तक माहौल में रह सकता है और इसके अलावा कैंसर, जनीन की नशोनुमा में खराबी, बांझपन के मसाइल के अलावा असाबी और मदाफ़ती निज़ाम पर भी हमलावर हो सकता है। गैलिस्टन और दीगर साइंसदानों की वार्निंग ने अमरीकी हुकूमत को इस बारे में मज़ीद मुताले की हदायत जारी करने पर मजबूर किया, जिसके नतायज रोशनी में इस वक्त के अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन ने एजेंट ऑरेंज के छिड़काव को रोकने का हुक्म दिया। आर्थर गैलिस्टन ने यह दावा किया कि एजेंट ऑरेंज साइंस का गलत इस्तेमाल था। उन्होंने ये भी कहा कि साइंस का मकसद इंसानियत का खात्मा नहीं बल्कि इसकी बेहतरी है, और मेरे नज़दीक इसको फौजी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं नंबर 4 की, अल्फ्रेड नोबल और डायनामाइट। दिसंबर 1896 ईस्वी में स्वीडन के 2 नौजवान इंजीनियर्स को इस वक्त इंतहाई हैरत का सामना करना पड़ा जब उन्होंने अल्फ्रेड नोबल की वसीयतनामे को खोला। अल्फ्रेड नोबल ने अपनी दौलत का ज़्यादातर हिस्सा नोबल फाउंडेशन की तामीर के लिए वक्फ कर दिया था और अपने उस्ताद की हदायत पर अमल करते हुए रागनार सहलमान और रोडोल्फ लिल जैकवेट ने नोबल फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जो दुनिया भर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, अदब, आलमी अमन और दीगर शोबों में माहिरीन को मेरिट की बुनियाद पर सालाना अवार्ड से नवाजती है। अल्फ्रेड नोबल की इस आखिरी ख्वाहिश के पीछे एक ज़बरदस्त वजह है। कहा जाता है वो अपनी ऐजाद के इतलाक से होने वाली अमवात और तबाही के ख्याल में बहुत पशेमान रहा करते थे, और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा नोबल फाउंडेशन बनाने के लिए वक्फ कर दिया। इससे कई दहाई कबल स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाले केमियादान, मुसन्नफ़ और मुअज्जिद अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट ईजाद किया था।
انجینئر کے خاندان میں پیدا ہونے والے نوبل نے اپنے والد کے ساتھ دھماکہ خیز مواد کی تیاری میں کام کیا، لیکن سن 1864 عیسوی میں نائٹرو گلیسرین کے خوفناک دھماکے میں ان کے چھوٹے بھائی سمیت دیگر 4 افراد مارے گئے۔ 2 سال بعد سن 1866 عیسوی میں نوبل نے ایسا طریقہ تیار کیا جس سے دھماکہ خیز مواد کو محفوظ طریقے سے سنبھالا جا سکے۔ نائٹرو گلیسرین کی شدت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے اسے ایک غیر محفوظ جاذبہ مواد کے ساتھ ملایا اور اس طرح ڈائنامائٹ وجود میں آیا۔ اس ایجاد نے الفریڈ نوبل کو بے پناہ دولت اور شہرت دی، لیکن تعمیر کے شعبے میں ایک نئے دور کے ساتھ تباہی کا آغاز بھی ہوا۔ اسے فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ الفریڈ نوبل 10 دسمبر 1896 عیسوی کو اٹلی کے شہر سان ریمو میں وفات پا گئے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی وصیت پر دستخط کیے، جس نے انسانیت کی تاریخ کے سب سے باوقار بین الاقوامی ایوارڈ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔